हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 7th एंड 8th फैब वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट अ न्यूली रिकॉग्नाइज्ड टाइगर रिजर्व, श्री विल्लपुतूर मेघामलय टाइगर रिजर्व, जो तमिलनाडु में नोटिफाई किए जाएंगे एंड नाउ इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सेंटर। तो क्या कंटेक्स्ट है हम इसके बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये जरूर जानना चाहिए कि जब भी प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट से जुड़े क्वेश्चंस आते हैं तो कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रोटेक्टेड एरियाज से, यानी कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरी, इन सब से जुड़े होते हैं। और ये सब वो क्वेश्चंस होते हैं जो करंट अफेयर्स में, चाहे वो 1 साल पुराना हो या फिर 1 साल का ही हो, उन्हीं से पूछे जाते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं। अदरवाइज कुछ इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क्स होते हैं या फिर प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जो हमेशा फेमस रहते हैं या न्यूज में रहते हैं, उन्हें पूछ लिया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये दिक्कतें आती है कि इन नेशनल पार्क्स या प्रोटेक्टेड एरियाज को रिमेंबर कैसे किया जाए, और ऐसे में तो कितने सारे प्रोटेक्टेड एरियाज है, किस किस प्रोटेक्टेड एरियाज को हमें रिमेंबर करने की जरूरत है। तो ये काफी ज्यादा रियल चैलेंज है और इसका एक सॉल्यूशन मैंने डिवाइस किया है जो आप यूज कर सकते हो। तो जो आइडिया है, बेसिकली जब भी प्रोटेक्टेड एरियाज से जो क्वेश्चंस आएंगे वो 2 टाइप से हो सकते हैं। मैं सोर्सेस के अनुसार बात कर रहा हूं। एक तो जो आपके करंट अफेयर्स में होते हैं, यानी कि किसी न किसी वजह से न्यूज में आ ही जाते हैं, जैसे इस प्रकार से ये आपका जो न्यू टाइगर रिजर्व आने वाला है ये न्यूज में आ गया है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन पिकअप करने का सोर्स हो सकता है वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया जो हमेशा से रहे हैं उससे पिकअप किया जा सकता है। जैसे कि लेट्स से बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर ले, या फिर नेशनल पार्क की बात कर ले, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात कर ले। तो कुछ ऐसे एरियाज जरूर होंगे जो फ्रिक्वेंटली रिपीट होती है, फ्रिक्वेंटली न्यूज में रहती है, और कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, लास्ट बायोस्फीयर रिजर्व, फर्स्ट नेशनल पार्क, लास्ट नेशनल पार्क। तो ये सब जो प्रोटेक्टेड एरियाज होंगे वो डेफिनेटली हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जब भी आप प्रोटेक्टेड एरियाज से जुड़े क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करना हो या फिर उन्हें रिमेंबर करना हो, तो आपको यही पैटर्न फॉलो करने चाहिए कि जो करंट अफेयर्स में होंगे उसको तो आपको पक्का याद रखना ही है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज है, जैसे मैंने आपको बताया, उनका आपको क्या करना है कि सारे का 10 प्रोटेक्टेड एरिया आप चुन ले। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व हुआ तो 10 बायोस्फीयर रिजर्व का नाम आपको याद रहना चाहिए, और कुछ 5 पॉइंटर्स याद रहने चाहिए। नेशनल पार्क के 10 नेशनल पार्क आप चूज कर लो बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को चुन लो, और फिर टाइगर रिजर्व्स को चुन लो। और हर प्रोटेक्टेड एरियाज के 5 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, जिसमें फ्लोरा हो गए, फौना हो गए, और लोकेशन हो गया, और कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये हो गए। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है क्वेश्चंस में, उसके चांसेस कम हो जाएंगे, और आपको इतने सारे नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो होप आपको ये कंसेप्ट समझ आई होगी। तो आप ऐसे ही तैयारी कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका अगर याद करने का होगा, तो जिस प्रकार से ये आप मैप देख रहे हो इंडिया का, इसमें पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि कौन सा कहां पर है। उसी प्रकार से आप क्या करो कि जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है तो उसका एक अलग से मैप रखो, पॉलिटिकल मैप, जिसमें स्टेट वाइज डिमार्केशन रहे, और वो जो 10 बायोस्फीयर रिजर्व्स आपने चुने उसको आप लोकेशन के अनुसार मार्क कर दो।
नेशनल पार्क के लिए अलग मैप चुनो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व के लिए अलग मैप चुनो। टाइगर रिजर्व के लिए ये बेस्ट मैप है और आप देख सकते हो यहाँ पर किस वे में क्रोनोलॉजी दी गई है। तो इस क्रोनोलॉजी को अगर याद रखते हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। दैट्स वाई मैप का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा हो जाता है अगर हमें इस प्रकार के फैक्चुअल डाटा याद रखने हैं तो, क्योंकि इट इज एन इमेजिनेटिव व्यू पॉइंट, तो आपके इमेजिनेशन में ये चिपक जाएंगे। लेकिन अगर आप रटने बैठते हो तो वो याद नहीं होंगे, वो माइंड में आप रिकॉल भी जल्दी नहीं कर सकोगे। सो होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं कंटेक्स्ट पर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली न्यू टाइगर रिजर्व का अप्रूवल दे दिया है और ये जो है भारत का 51st टाइगर रिजर्व होगा और इस टाइगर रिजर्व को तैयार किया जा रहा है बाय कंबाइनिंग मेघामलय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड श्रीविल्लिपुतूर ग्रिजल स्क्वेरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, दोनों को कंबाइंड एरिया को ही टाइगर रिजर्व डेडिकेट किया जाएगा। अन्य टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में है वो देख सकते हो कलक्कड़, मुंदथुरई, अनामलई, मुदुमुलई एंड सत्यमंगलम। तो इन टाइगर रिजर्व्स का भी नाम आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये न्यूज में रहा है और अगर न्यूज में रहा है तो उससे जो एसोसिएटेड टाइगर रिजर्व है वो जानकारी होनी ही चाहिए। कम से कम आपको लोकेशन तो जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा कहां पर है। अगर हम मेघामलय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये थेनी और मदुरई डिस्ट्रिक्ट्स जो तमिलनाडु का है उसमें स्प्रेडेड है और श्रीविल्लिपुतूर ग्रिजल स्क्वेरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो केरला के पेरियार टाइगर रिजर्व के अलोंग लाई करता है। मेघामलय के अगर हम स्पीसीज की बात करें तो आप देख सकते हो स्पॉटेड डियर्स मिल जाएंगे, इंडियन ग्वार्स मिल जाएंगे, विल्ड बोर्स मिल जाएंगे। श्रीविल्लिपुतूर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रिजल्ड जिएंट स्क्वेरल मिल जाएंगे, फ्लाइंग स्क्वेरल मिल जाएंगे, लेपर्ड्स, नीलगिरी तहर, सांभर, एलिफेंट, लायन टेल मकाओ, ये स्पीसीज आपको इन दोनों जगहों पर मिल जाएंगे और ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये न्यूज में है। टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो ये नोटिफाई किए जाते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। सिर्फ टाइगर रिजर्व ही नहीं, नेशनल पार्क्स भी कहीं ना कहीं इसी एक्ट के तहत नोटिफाई किए जाते हैं और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, याद रहे ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, ये बेसिकली सेंट्रल स्टेट के अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करते हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ द टाइगर रिजर्व्स। और टाइगर रिजर्व्स जो है उन्हें जो कंस्टिट्यूट किया जाता है वो कोर या बफर स्ट्रेटेजी पर। आपको भी पता है कि कोई भी नेशनल पार्क हो या फिर टाइगर रिजर्व है तो उसका एक कोर एरिया होता है और एक बफर जोन होता है। तो इसी स्ट्रेटेजी पर टाइगर रिजर्व भी ऑपरेट होते हैं। और कोर एरियाज की अगर हम बात करें तो इनका लीगल स्टेटस रहता है नेशनल पार्क या फिर सेंचुरी का, जहां पर अगर हम बफर या फिर पेरिफेरल एरियाज की बात करें तो इसमें आपको फॉरेस्ट, नॉन फॉरेस्ट लैंड दोनों होते हैं, मैनेज्ड एज ए मल्टीपल यूज्ड एरिया। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो आपको भी पता है कि ये टाइगर कंजर्वेशन के लिए उठाया गया स्टेप था। 1970s में ये प्रोजेक्ट को लाया गया था और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का। ये भी टाइगर प्रोटेक्शन पर एक्सक्लूसिवली फोकस करता है, कोर एरियाज ऑफ टाइगर रिजर्व विथ एन इंक्लूसिव पीपल ओरिएंटेड एजेंडा इन द बफर। तो जो बफर जोन होता है टाइगर का, वहां पर तो पीपल ओरिएंटेड एजेंडा फॉर टाइगर प्रोटेक्शन ये तो इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन कोर एरियाज में तो आपको पता है कि पीपल ओरिएंटेड एजेंडा तो होंगे नहीं क्योंकि कोर एरियाज में पीपल्स मौजूद नहीं होंगे। आपको भी पता है कि जहां टाइगर का कंसंट्रेशन या डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पे लोगों को क्यों भेजा जाएगा। और ये मैप काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस मैप को आप हमेशा अपने पास रखिए, अपने स्टडी टेबल पर चिपका के रखिए और इसे कंटिन्यूसली 1 वीक या फिर 3-4 डेज में रिवाइज करते रहिए। एक बार अगर रिवीजन हो गया, याद हो गया, तो फिर आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो अंडरलाइंड एरिया है इतना आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये क्रोनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। जैसे नगर हो, बंदीपुर, बीआरटी, बुद्धमलई, अन्यमलई, ये सब का लोकेशन भी देख लीजिए आप कहाँ कहाँ है। और इस प्रकार से जब ऑब्जर्वेशन करते हो तो आपको आराम से याद हो जाएंगी ये चीजें। तो जैसे मैंने टाइगर रिजर्व के बारे में बताया था, ये तो जो न्यूज में उसे तो याद रखना ही है। प्लस 10 टाइगर रिजर्व
बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस उसे आप चुन लीजिए और उसके 5-5 पॉइंटर्स तैयार रखिए। और ये इसके पूरे आपको याद रखने की जरूरत नहीं, इसका जस्ट आप क्रोनोलॉजी एंड लोकेशन याद रखिए। बाकी जो है आपके अन्य टाइगर रिजर्व उसको आप मैप में जरूर शोकेस करके उसे रिमेम्बर किया करें। बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो, इसे तो आपको याद रखना है कि ये जो नेक्स्ट मेरा टाइगर रिजर्व बनाने वाला है वो 51st होगा। और जो टाइगर रिजर्व्स बनेंगे इसका तो नाम आपको पता होने चाहिए, और किन दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कंबाइन करके बनाए जाएंगे ये भी पता होने चाहिए। और अन्य जो टाइगर रिजर्व्स हैं तमिलनाडु में, ये सिर्फ नाम इनका पता होना चाहिए। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में न्यूज आई है इसके बारे में पता होने चाहिए, खासकर जो स्पीसीज यहाँ पे सरवाइव करते हैं उन स्पीसीज के बारे में आपको जरूर पता होने चाहिए। और जो टाइगर रिजर्व्स नोटिफाई किए जाते हैं, याद रखना है आपको, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नहीं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नोटिफाई किए जाते हैं। और नेशनल कंजर्वेशन अथॉरिटी ये स्टेट्यूटरी बॉडी है और इनके फंक्शंस कम से कम 4-5 पॉइंट जरूर आपको पता होने चाहिए। और कोर एरियाज क्या होते हैं, बफर एरियाज क्या होते हैं, बफर एरियाज में कौन सी एक्टिविटी बेसिकली अलाउड होती है या नॉट अलाउड होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। और प्रोजेक्ट टाइगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसके बारे में भी पता होने चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, कब लाए गए थे, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल। इट इज अबाउट FSSAI, यानी कि इन्होंने ट्रांस फैटी एसिड्स फूड प्रोडक्ट्स में कैप करने का फैसला लिया है। इससे पहले उन्होंने ऑयल्स के ऊपर ट्रांस फैटी एसिड्स के जो कैप है वो जरूर लगाने के लिए पास किए हुए हैं। अब जो है वो फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर भी TFA कैप्स लगाएंगे। तो अगर हम FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिवाइज्ड रेगुलेशन को देखें, तो जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो इडिबल ऑयल्स यानी कि जो आपके घर में यूज होने वाले ऑयल्स हैं, या फिर फैट्स जो इन फूड प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं एज एन इंग्रेडिएंट, उनमें इंडस्ट्रियल ट्रांस फैटी एसिड का जो कंटेंट होना चाहिए वो मोर देन 2% नहीं होना चाहिए बाय मास ऑफ टोटल ऑयल या फैट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, यानी कि 2% से ज्यादा ट्रांस फैटी एसिड नहीं होने चाहिए उस प्रोडक्ट में। और ये कब से लागू होगा? 1 जनवरी 2022 से। इससे पहले FSSAI ने ट्रांस फैटी एसिड्स जो ऑयल्स और फैट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं उन पर भी लिमिट लगाई थी, और कहा गया था कि बाय 2021 इसको 3% करना है, 2022 2% फ्रॉम द करेंट लेवल ऑफ 5%। तो अभी ट्रांस फैटी एसिड ऑयल्स में, फैट्स में इस्तेमाल होती है, बट वेरी लिमिटेड 5%। याद रखना है, ये एकदम खत्म नहीं किया गया है, ऑयल्स में लिमिटेड कर दिया गया है। 5% फिलहाल है, 2021 अब आ गए हैं तो अब इसे 3% कर दिया जाएगा। तो ये जो स्टेप लिए गए हैं, इट इज इन लाइन विद WHO कॉल, जिसमें WHO का एक नारा है कि ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैटी एसिड बाय 2030। तो 2023 आते आते ट्रांस फैटी एसिड्स को ग्लोबल लेवल पर एलिमिनेट करना है। किसको? इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैटी एसिड। याद रखना है आपको, क्योंकि ट्रांस फैटी एसिड का सोर्स नेचुरल भी होता है और इंडस्ट्रियली भी होता है। तो नेचुरल सोर्स को तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते ना, बट इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैटी एसिड को जरूर हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये भी याद रखना है कि WHO का रिप्लेस प्रोग्राम है, यानी कि रिप्लेस प्रोग्राम इज ऑफ WHO, और ये प्रोग्राम मदद करते हैं देशों के कि वो पॉलिसीज बना सके रिगार्डिंग TFA एलिमिनेशन। स्टेप्स जो भारत के द्वारा लिए गए, तो आप देख सकते हो, हार्ट अटैक रिवाइंड कैंपेन, ट्रांस फैट फ्री लोगो, ईट राइट मूवमेंट, ये सब स्टेप्स लिए गए थे। अगर हम बात करें ट्रांस फैटी एसिड की, तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और इसके दो फॉर्म हो सकते हैं। याद रखना ये अनसैचुरेटेड है, और आपको भी पता है ये नेचुरली अकर कर सकते हैं या फिर इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट हो सकते हैं। तो जो नेचुरली अकर करते हैं, आप देख सकते हो सम डेयरी एंड मीट प्रोडक्ट्स में आपको मिल जाएंगे। इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट जो है वो बनाए जाएंगे इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग करके, जिसमें हाइड्रोजन ऐड किए जाते हैं टू द लिक्विड वेजिटेबल ऑयल टू मेक देम मोर सॉलिड। और क्या बेनिफिट होता है इसका? तो सेल्फ लाइफ ऑफ फूड आइटम। सेल्फ लाइफ यानी कि जो
फूड आइटम होंगे वो मोर टाइम तक बेसिकली फ्रेश दिखेंगे। और फॉर यूज एज एन एडल्ट्रेंट के रूप में भी यूज होता है, और ये तो चीप होते हैं। सबसे बड़ा फायदा जो इंडस्ट्री उठाती है वो तो चीपनेस के कारण ही उठाती है। ट्रांस फैट जो है उसके कारण क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं, डेथ फ्रॉम द कोरोनरी हार्ट डिजीजेज। तो हार्ट रिलेटेड डिजीजेज इस ट्रांस फैटी एसिड्स के होने की संभावना ज्यादा होते हैं। और ये जो फास्ट फूड्स होते हैं इन सब में ट्रांस फैटी एसिड की जो मात्राएं होती है काफी ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई अब ये फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर टीएफएस को लाया जाएगा। अब बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखना है आपने। तो सबसे पहली बात, ये जो रेगुलेशन में लाई गई है, स्टैंडर्ड्स लाए गए हैं, इसको आपको याद रखना है कि अब ये 2022 से फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर लॉन्च होगा। और जो कंटेंट होंगे वो मोर देन 2% नहीं होंगे। और इसको तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑयल एंड फैट्स है उस पर ट्रांस फैटी एसिड्स का रेगुलेशन है, और ये फुल एलिमिनेशन नहीं करता है ट्रांस फैटी एसिड का ऑयल्स में, बल्कि इसको लिमिट करता है 5%। ये तो 2020 का डाटा था, और 2021 में 3% किया जाएगा, ये याद रखना है। और फिर ये याद रखना है कि WHO का जो प्रोक्लेमेशन है कि ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैटी एसिड बाय 2023 है, ये 2030 नहीं है। और WHO का रिप्लेस प्रोग्राम है, ये याद रखना है ट्रांस फैटी एसिड से। और फिर ट्रांस फैटी एसिड्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं कि नेचुरली अकरिंग, इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड, और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और क्या इंपैक्ट होते हैं तो यह तो आपको पता ही है। तो इतने बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। हाँ, आपको FSSAI के बारे में भी 4-5 पॉइंट पता होने चाहिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट इंडिया इमर्जिंग एज ए फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, सेज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये बातें कही गई है फार्मेसी सेक्टर के बारे में, हम जानेंगे फार्मेसी सेक्टर के स्टेटस के बारे में। तो आपको भी पता है कोविड-19 में जो भारत का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, न सिर्फ इंडिया बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना परचम लहराया। चाहे वो वैक्सीन की बात हो या फिर दवाई की बात हो, इन्होंने न सिर्फ डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया बट इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल किया। जब बहुत सारे देश वैक्सीन नेशनलिज्म के होड़ में लगे हुए हैं, भारत और भारत की जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो वैक्सीन ग्लोबलाइजेशन के होड़ में लगी हुई है। यानी कि वो न सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए वो वैक्सीन यूज कर रही है, बल्कि जो अन्य देश है जिनको वैक्सीन की जरूरत है उन्हें भी वो वैक्सीन प्रदान कर रही है। आपको भी पता है थाईलैंड हो गया या फिर जो आपका म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सब जगहों पर वैक्सीन पहुंचाए जा रहे हैं। तो इसी से जुड़ा हमारा आर्टिकल भी है। तो कन्वर्टिंग कोविड-19 क्राइसिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी, इंडिया सप्लाइंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ग्लोबली, ये तो बात है ही। और कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भारत ने इंटरनेशनल कोऑपरेशंस भी स्ट्रेंथन किए गए थे। कैसे? तो उन्होंने वैल्यूएबल मेडिसिन जैसे HCQ यानी कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, आपको भी पता होगा, और पैरासीटामोल, इनको भारी मात्रा में विभिन्न देशों में भेजा गया था। और इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन भी सप्लाई किए हैं बहुत सारे देशों को एज ए पार्ट ऑफ इट वैक्सीन डिप्लोमेसी। और अगर हम स्टेटस देखें भारतीय फार्मेसी की, तो ग्लोबली इंडिया का जो रैंकिंग है फार्मेसी सेक्टर में 14th है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड 3rd है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। यानी कि वॉल्यूम के आधार पर देखा जाए, यानी कि क्वांटिटी के आधार पर अगर कहा जाए तो वो 3rd नंबर पर है, और वॉल्यूम के आधार मतलब वैल्यू के आधार पर देखा जाए यानी कि इन टर्म्स ऑफ मनी तो 14th है ग्लोबल लेवल पर। और इकोनॉमिक सर्वे 2021 जो अभी लेटेस्ट रिलीज हुई है, भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो वैल्यूएशन है आप देख सकते हो $41 बिलियन है, और ये ग्रो कर सकते हैं 2024 आते आते $65 बिलियन का वैल्यूएशन हो सकता है। तो अप्रोक्स $25 बिलियन का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, और बाय 2030 ये जो वैल्यूएशन बढ़ के 120 से 130 बिलियन हो जाएंगे। फिजिकल एंड नॉन फिजिकल इंसेंटिव्स, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोइंग R&D इकोसिस्टम, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ग्रो करने में और मदद करेंगे। और अगर इंडिया की स्ट्रेंथ देखें फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, तो आप देख सकते हो भारत हाई क्वालिटी मेडिसिन तो प्रोड्यूस करता ही करता है, वो भी लो कॉस्ट पर।
सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ FAO एंड WHO अप्रूव्ड मेडिसिन है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, आपको भी पता है। और मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड वैक्सीन कौन सप्लाई करता है? भारत, भारतीय कंपनी। लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनेरिक मेडिसिन ग्लोबली, जेनेरिक मेडिसिन ग्लोबली यानी कि एक प्रकार से वो मेडिसिन जो काफी ज्यादा सस्ते में मिल जाती है, यानी कि जिस पर कोई पेटेंट वाला क्लेम नहीं होता है। तो जैसे पैरासीटामोल से उसको सिर्फ एक ही कंपनी नहीं बनाती, मल्टीपल कंपनी बनाती है, तो ये हो गए जेनेरिक मेडिसिन। सो आप देख सकते हो लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनेरिक मेडिसिन ग्लोबली और 20% शेयर ग्लोबल सप्लाई में वो रखती है बाय वॉल्यूम। 4 इंडियन कंपनीज टॉप 10 ग्लोबल जेनेरिक कंपनीज में से शामिल है। और अगर स्टेप्स की बात करें जो लिए गए हैं टू बूस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो देख सकते हो 100% FDI अलाउ कर दिए गए हैं, वो भी ऑटोमेटिक रूट फॉर ग्रीनफील्ड फार्मा। ग्रीनफील्ड यानी कि फ्रेश इंडस्ट्री, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करके जो है वो फार्मा इंडस्ट्री लगाए जाएंगे। प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क स्कीम, ये भी देख सकते हो फार्मा विजन 2020, जिसके तहत भारत को हब फॉर इंड टू इंड ड्रग डिस्कवरी के रूप में तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ PLI स्कीम आपको भी बताया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकल स्टार्टिंग मटेरियल, यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव भी इस स्कीम को एक्सटेंड किया जा रहा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, जिसमें अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर रही है क्रिटिकल की मटेरियल्स का या ड्रग इंटरमीडिएट्स का या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का, तो उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे PLI स्कीम के तहत। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट गवर्नमेंट प्लान्स टू अनलॉक वैल्यू इन एसेट थ्रू मोनेटाइजेशन। तो बजट 2021-22 की बात करें तो इसमें नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का प्रपोजल रखा गया है फॉर पोटेंशियल ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट रेफर्स टू ए प्रोजेक्ट वेयर एन एग्जिस्टिंग वन इज बिल्ट मॉडिफाइड और अपग्रेडेड, है ना। तो पोटेंशियल ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट का क्या मतलब हुआ, देख सकते हो वैसे प्रोजेक्ट जहाँ जो एग्जिस्टिंग है, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट ऑलरेडी बने हुए हैं उसको रिबिल्ड किए जाएंगे या फिर मॉडिफाई या फिर अपग्रेड किए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट मेजर्स जो अनाउंस किए गए हैं आप देख सकते हो, एडिशनल टोल रोड्स, NHI इनवाइट, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर एसेट्स हो गए, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस हो गए। अगर हम बात करें नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की, तो इसे अनाउंस किया गया है वन ऑफ द मेजर टू इंक्रीज फंडिंग फॉर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, है ना। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जिसके तहत ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया बनाए जाए, उसको फुलफिल करने के लिए जो फंड आएंगे वो फंड कहाँ से आएंगे, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से आएंगे। देयरबाय रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड डिमांड ऑन द एक्सचेकर, तो इसके कारण क्या होगा कि जो आपका खजाना है, सरकारी खजाना, उस पर लोड कम पड़ेगा और टैक्स पेयर पर भी लोड कम पड़ेगा। एसेट मोनेटाइजेशन का क्या मतलब होता है? एसेट मोनेटाइजेशन एक तरीका है जिसके तहत गवर्नमेंट रेवेन्यू का नया सोर्स तलाशती है। कैसे वो रेवेन्यू प्राप्त होगा उनको, तो लेट्स से कि कोई गवर्नमेंट एसेट है, लेट्स से कि जैसे कोई सरकारी जमीन है, जैसे रेलवेज आपने देखा होगा, रेलवे के किनारे कुछ जमीनें होती है जो गवर्नमेंट की होती है। तो अगर गवर्नमेंट इस जमीन को लैंड कर दे किसी नीडेड पर्सन को, चाहे वो इंडस्ट्री हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, बदले में उन्हें रेवेन्यू प्राप्त होगा। तो वैसे तो ये लैंड गवर्नमेंट की थी बट अनयूटिलाइज थी और इससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कुछ फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन जब इन्होंने कंपनीज को दे दी, लीज पर दे दिया या फिर किसी इंडिविजुअल को दे दिया लीज पर, तो सरकार को पैसे आते रहेंगे, रेवेन्यू आते रहेंगे। ऐसे में तो सरकार के पास बहुत सारे अनयूटिलाइज्ड एसेट्स हैं, तो इसका मतलब अगर इन्हें मोनेटाइज किया जाता है तो काफी अच्छा मात्रा में रेवेन्यू सरकार को प्राप्त हो सकते हैं। तो इसके कारण जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर लोड आता है वो कम होगा, ये भी आपको पता है। तो क्या सिग्निफिकेंस एसेट मोनेटाइजेशन का, तो इससे अप्रोप्रिएट यील्ड जो है निकलेंगे फॉर द कंसर्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड इट कैन आल्सो ट्रिम मार्केट बोरोइंग। तो जब पैसे की अवेलेबिलिटी एसेट मोनेटाइजेशन से हो ही जाएगी तो मार्केट बोरोइंग भी कम किए जा सकेंगे PSUs के द्वारा एंड ब्रिंग डाउन इंटरेस्ट पेमेंट बर्डन, और इसके कारण इफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा इन रिसोर्सेज का फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, री इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन प्लान। अब जो अन्य बेनिफिट है तो देख सकते हो, प्राइवेट इंडस्ट्री जब बिड करेंगे इन एसेट्स के लिए तो उनको
यूटिलाइज किए जा सकेंगे, यानी कि जो अनयूटिलाइज एसेट है वो प्रोडक्टिव एसेट्स के लिए यूटिलाइज किए जा सकेंगे। जैसे फैक्ट्री सेटअप करने की बात हो गई, तो इसके कारण क्या होगा, रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले तो हम इसमें देख लेते हैं। तो इस बार का क्वेश्चन हो सकता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर आए, तो कुछ तैयारियां आपको होनी चाहिए। जैसे भारत का जो स्टेटस है ग्लोबल लेवल पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर का, ये तो ज्यादा ही आपको याद रखना ही चाहिए। और ये जो दवाई का नाम है SCQ, ये आपको याद होने चाहिए कि कोविड रिलेटेड डिजीजेज में यूज किए जाते हैं। और ये जो भारत की स्ट्रेंथ है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ FAO एंड WHO अप्रूव्ड मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, तो इसे याद रखना है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है मोर देन 50% वर्ल्ड वैक्सीन भारत ही सप्लाई करता है। और ये भी याद रखना है लार्जेस्ट प्रोवाइडर है जेनरिक मेडिसिन का। और ये जो FDA से जुड़ा न्यूज है 100% FDA अप्रूव्ड है ऑटोमेटिक रूट के लिए फॉर ग्रीनफुल फार्मा, ये याद रखना है। और PLI स्कीम इसके ऊपर लगते हैं, ये आपको याद रखना है ऊपर से। बाकी प्रीलिम्स 2021 के लिए काफी है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड उत्तराखंड में। आपने भी सुना होगा, काफी दर्दनाक हादसा उत्तराखंड में हुआ है। और इसमें हुआ ही क्या था, तो बेसिकली जो ग्लेशियर लेक था वो आउटबर्स्ट हो गया, जिसके कारण ह्यूज वाटर रिलीज हो गया और वो रिवर चैनल्स में जाके मिल गए, जिसके कारण फ्लैश फ्लड देखने को मिला था। और आपको भी पता होगा कि अभी तक बहुत सारे लोगों की जानकारियां तक नहीं मिली है, यानी कि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं उन रीजन में। तो काफी दुखद घटना है, होप कि सब ठीक हो जाए। तो हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट क्या होते हैं और कैसे ये काउज होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ज्योग्राफी, चाहे वो आपका GS हो या फिर प्रीलिम्स हो, दोनों के लिए। तो बेसिकली रिसर्चर्स या साइंटिस्ट जो वहां पर गए उत्तराखंड में जहां पर ये घटनाएं घटित हुई, तो जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो बेसिकली ग्लेशियर आउटबर्स्ट के ही अनुमान लगाए जा रहे हैं कि उसी के कारण जो है फ्लैश फ्लड रिलीज हुआ है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज हुआ और अल्टीमेटली वो कहाँ पे मिक्स हो गई, ऋषि गंगा और धौली गंगा रिवर्स में, जो कि चमोली रीजन में पड़ता है। और नंदा देवी की बात करें तो भारत का सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है कंचनजंगा के बाद, और ये गहरवाल हिमालयज का पार्ट है और लोकेटेड है बिटवीन ऋषि गंगा वैली एंड गौरी गंगा वैली ऑन द ईस्ट। तो गौरी गंगा वैली ईस्ट की तरफ और ऋषि गंगा वैली वेस्ट की तरफ, उसके बीच में आपका नंदा देवी आपका ये माउंटेन, क्योंकि आपको भी पता है देयर इज ए माउंटेन एंड देयर इज ए वैली एंड देयर इज ए वैली, है ना। तो अगर हम ग्लेशियर आउटबर्स्ट की बात करें, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की, तो ये कैसे अगर करते हैं। इट इज कॉल्ड ड्यू टू अनस्टेबल नेचुरल डैम फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लेशियर लिटरेचर। इसको आप आसान कंसेप्ट में समझिए, एक सेकेंड। जैसे लेट्स से कि एक माउंटेन है और ये उसका स्नो लाइन है। स्नो लाइन यानी कि उसके बाद से जो ग्लेशियर होंगे वो वाटर में तब्दील हो जाते हैं। तो अभी तक तो यहाँ पर ग्लेशियर है आपका, वो ग्लेशियर कुछ जगह लेक के रूप में भी डिपॉजिट हो सकते हैं। तो क्या होता है कि जब ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा हो या फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो, तो ये जो स्नो लाइन है वो श्रिंक करती है। उसके श्रिंक करने के कारण वो ग्लेशियर भी रिट्रीट करेगा। यानी कि लेट्स से कि अभी यहाँ पे था और जब ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हुआ यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो जो ग्लेशियर का स्नो लाइन है यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब ये जो एक्सेस वाटर है यहाँ के, वो तो रिलीज हो गए, ये जो ग्लेशियर थे वो मेल्ट होकर क्या हो गए, वाटर में कन्वर्ट हो गए। वाटर में कन्वर्ट हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये वाटर या तो रिवर में जाएंगे या फिर वो लेक के रूप में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो अब जो लेक के रूप में डिपॉजिट होंगे, लेट्स से कि ये लेक के रूप में डिपॉजिट हो गया, तो आपको थोड़ा मोरेन्स के बारे में पता होगा कि जो मोरेन्स है वो ग्लेशियर के कारण जो डिपोजिशनल फीचर बनते हैं उसे मोरेन्स कहते हैं। तो लेट्स से ये ग्लेशियर था जो मेल्ट होने के बाद लेक बन गया, तो इसके सराउंडिंग में रीजन में जो पहले का मोरेन बना हुआ था, एक प्रकार से ये मोरेन क्या कर रहा है, नेचुरल बैरियर की तरह काम कर रहा है। यानी कि वाटर को एक
जगह एकुमुलेट कर देगा, चारों तरफ से आपका मोरेन डिपॉजिट्स है। तो आप लेट्स से कि कोई डिस्टर्बेंस हुआ, लाइक अर्थक्वेक आ गए, या फिर कोई जो रॉक डेब्रिस है वो बेसिकली मूव हुई और इस जो बैरियर है, नेचुरल बैरियर को डिस्टर्ब कर दिया, तो इसके कारण क्या होगा कि ये सारे के सारा वाटर इस मोरेन बैरियर को तोड़ेगा और अल्टीमेटली वो लोअर वैली की तरफ रवाना हो जाएगा। और लोअर वैली की तरफ रवाना होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नीचे के रिवर्स है उसमें अचानक से ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर आ जाएंगे, जिसके कारण फ्लैश फ्लड होगा, जिसके कारण ओवरफ्लो हो जाएगा रिवर चैनल का और फ्लडिंग होगा। न सिर्फ फ्लडिंग होगा, जो भी सेडिमेंट्स ह्यूज अमाउंट में लेकर आएंगे यहाँ से मोरेन से, वो भी आएंगे और काफी ज्यादा नुकसान होगा। लाइफ का तो नुकसान होगा ही होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन अन्य कॉस्ट भी झेलने पड़ेंगे। तो सिंपली ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का मतलब यही हुआ कि ये जो है नेचुरल बैरियर डैम वाला, वो बेसिकली किसी कारणवश डैम उसका ओपन हो गया और सारा का सारा पानी आगे की ओर चल पड़ा। तो इसके नीचे जो भी गांव होंगे या फिर शहर होंगे, विलेजेज होंगे, वो उसको भी ये ले डूबेगा। आपको भी पता है कि जो 2013 का जो मैसिव डिस्ट्रक्शन इवेंट हमने केदारनाथ रीजन में देखा था, इट इज ऑल एन एग्जांपल ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। तो मैंने बता दिया सिंपली में कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होते हैं, और आप देख सकते हो व्हेन ग्लेशियर लिटरेट्स इट लीव्स बिहाइंड लार्ज इंप्रेशन इन ग्राउंड फिलिंग इट विद वाटर एंड लेक इज फॉर्म। और चारों तरफ से सराउंडिंग होते हैं वो मोराइन होते हैं विच कैन बी इम्पाउंडेड बाय पाइल ऑफ डेब्रिस एंड आइस। तो वही बात है, इफ द बाउंड्रीज ऑफ दीज लेक्स आर ब्रीच्ड it can lead to a large amount of water rushing down to nearby streams and rivers, gathering momentum on the way, picking up the sediment। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे, अन्य जो सेडिमेंट्स रास्ते में आएंगे उन सेडिमेंट्स को भी पिकअप करेंगे, रॉक्स को भी पिकअप करेंगे, अन्य मटेरियल्स भी जो आएंगे उन सबको भी एक साथ ले लेंगे, जिसके कारण क्या होगा, फ्लडिंग डाउन स्ट्रीम। तो ग्लेशियर लेक आउटब्रेक फ्लड के अगर काउज की बात करें तो एवलांचेस के कारण होता है। एवलांचे मतलब आपको पता है कि इट इज एग्जाम्पल ऑफ मास मूवमेंट, जिसके तहत जो ग्लेशियर होते हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ मूव करते, काफी ह्यूज अमाउंट में मूव करते। तो जैसे वो स्नो लाइन को क्रॉस करेंगे वो क्या होगा, मेल्ट करना शुरू करेंगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज होगा और अल्टीमेटली रिवर वैलीज में एक्यूमुलेट होंगे, ट्रेवल करेंगे और फ्लैश फ्लड कारण भी बनेंगे। तो अब ये एवलांचेस कैसे हो सकते हैं, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज, ये सब तो है ही है, साथ ही साथ नेचुरल फैक्टर जैसे अर्थक्वेक, रैपिड स्लोप मूवमेंट इनटू द लेक, ये सब भी फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस केस में, यानी कि जो अभी उत्तराखंड में हुआ है, प्रॉपर एनालिसिस चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कारण अभी श्योरिटी के साथ नहीं कहे जा रहे, लेकिन चांसेस है कि यही एक रीजन हुआ होगा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का। सो प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखने हैं, तो बेसिकली आपको ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के बारे में बेसिक डिफिनेशन होनी चाहिए, और नंदा देवी के बारे में जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है कंचनजंगा के बाद, उसको याद रखना है। साथ ही साथ कुछ प्रोजेक्ट्स थे, हाइडल पावर प्रोजेक्ट, आई थिंक वो रिहाल उसी के आसपास में ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुए हैं, तो उस प्रोजेक्ट का नाम आपको याद होना चाहिए। और क्या इसके आसपास कोई नेशनल सेंचुरी है? हाँ, तो आप देख सकते हो कि ये जो नंदा देवी है इनके बारे में, नंदा देवी नेशनल पार्क है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, और ये याद रख सकते हो मैप में, जैसे ये जो क्रोनोलॉजी है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, ये आपको याद रखना है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये याद रखना है आपको। सो लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज फ्रेंड। इट इज अबाउट करेंसी स्वैप। क्या मतलब होता है करेंसी स्वैप का हम जानेंगे, लेकिन क्या कंटेक्स्ट है। तो हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने USD 400 मिलियन करेंसी स्वैप सेटल किए हैं विथ RBI अंडर द सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। तो सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत बेसिकली 400 मिलियन $US का करेंसी स्वैप फैसिलिटी श्रीलंका के द्वारा अवेल की गई है। तो करेंसी स्वैप की बात करें तो ये देख सकते हैं आप, बिटवीन कंट्रीज होती है, और बेसिकली इस एग्रीमेंट होता है कि एक्सचेंज किए जा सके, यानी करेंसी एक्सचेंज किए जा सके प्री डिटरमाइंड टर्म्स एंड कंडीशन पर। आपको भी पता है कि करेंसीज फ्लक्चुएट करती रहती है, तो फ्लक्चुएट करना
साथ ही साथ अन्य जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो समय के साथ चेंज होते रहते हैं। तो जब भी करेंसी स्विप किए जाते हैं तो बेसिकली प्री डिटरमाइंड टर्म्स एंड कंडीशन दोनों देशों के बीच हो जाते हैं, उसके अनुसार ही जो है कभी भी बाद में अगर चाहे कि एक्सचेंज करना है करेंसी तो उसी प्री डिटरमाइंड टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर हो जाते हैं। और अगर हम बात करें सार्क करेंसी स्वेप फ्रेमवर्क की, तो सिंस 2012 ये बैकस्टॉप लाइन ऑफ फंडिंग यानी कि फंडिंग एक प्रकार से प्रदान करता है फॉर शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट एड्रेस। तो चाहे वो शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट एड्रेस आ गई हो या फिर शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स की जरूरत हो तो उसके लिए स्वैप किए जाते हैं। और ये सारे सार्क अवेलेबल कंट्रीज के लिए अवेलेबल है subject to their signing bilateral swap agreement, और the revolves can be made in US डॉलर, यूरो और इंडियन रुपीज। तो यूएस डॉलर, यूरो या फिर इंडियन रुपीज में ये स्वैपिंग हो सकती है। तो आप देख सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्कीम, विवाद से विश्वास स्कीम। तो हाल ही में 24.5% टैक्स डिस्प्यूट जो है, यानी कि जो भी टैक्स डिस्प्यूट चल रहे थे उसका अप्रोक्स 1/4 कह सकते हो टैक्स डिस्प्यूट ऑप्ट किए गए हैं सेटलमेंट के लिए अंडर द विवाद से विश्वास स्कीम। तो काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, टैक्स डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम आप कह सकते हैं इसको। और ये जो विवाद से विश्वास स्कीम है, इट हैज रिसीव 15 टाइम्स बेटर रिस्पॉन्स इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम जो 2016 में लाया था। तो अगर हम बात करें विवाद से विश्वास स्कीम की, तो याद रखना है आपको, इट इज ए डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम, है ना। यानी कि बहुत सारे जो कंपनीज होते हैं या इंडिविजुअल्स होते हैं, हो सकता है गवर्नमेंट और इन सबों के भी डायरेक्ट टैक्स का कोई डिस्प्यूट हो जाए, यानी कि हो सकता है जो इंडिविजुअल है या कंपनी है वो उन्होंने इनकम टैक्स पे नहीं किया हो। तो ये सब जो डिस्प्यूट्स होती है उनके रिजोल्यूशन के लिए ये स्कीम लाया गया है। और डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पेंडिंग डिस्प्यूट ए प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी डिमांडेड, है ना। तो पेंडिंग डिस्प्यूट का क्या अमाउंट है उसके आधार पर जो टोटल टैक्स में से क्या प्रोपोर्शन दिए जाने चाहिए, इंटरेस्ट क्या होंगे, पेनल्टी होंगे, ये सब डिसाइड होते हैं, पे किए जाते हैं अंडर द स्कीम फॉर सेटलमेंट। और ये लॉन्च किया गया था सो दैट इनकम टैक्स पेंडिंग लिटिगेशंस को कम किया जा सके और टाइमली रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को आने चाहिए थे जो इन डिस्प्यूट के कारण पेंडिंग हो गए वो सब भी ठीक हो जाए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, इट इज अबाउट स्पेसक्राफ्ट ऑन मार्स। तो 3 स्पेसक्राफ्ट वो आने वाले हैं इन क्विक सक्सेशन ऑन मार्स, आप देख सकते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट है मार्स, और मार्स से जुड़े स्पेसक्राफ्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी ज्यादा प्रोग्रेस मार्स के बारे में जानने के लिए किया जा रहा है। और ये जो 3 स्पेसक्राफ्ट आने वाले हैं आप देख सकते हो। पहला तो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स का ऑर्बिटर अमल, नासाज रोवर कॉस्मिक कारबूज, ये याद रखना है सबको आपको। चाइनाज डियो यानी कि रोवर एंड ऑर्बिटर दोनों होंगे। तियानबिन-1 ये फरवरी में आई थिंक लैंड करने वाला है, तो ये आपको याद रखने चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। दिस इज बिकॉज दे वर रॉकेटेड अवे विद इन डेज, है ना। तो एक के बाद एक ये जो है एक देश सारे देश ने लॉन्च किया था, आप देख सकते हो। वो वन अनदर लास्ट जुलाई ड्यूरिंग एन अर्थ टू मार्स लॉन्च विंडो, क्योंकि ये अर्थ टू मार्स लॉन्च विंडो तभी ओपन होती है, आप समझ सकते हो, इसीलिए एक स्पेसिफिक टाइम में इसे लॉन्च किए जाते हैं। और ये जो लॉन्च विंडो है ये सिर्फ और सिर्फ एवरी 2 इयर्स में ही अगर करते हैं। दैट्स व्हाई इस पार्टिकुलर टाइम पीरियड को यूटिलाइज करना जरूरी होता है अगर कोई सैटेलाइट मार्स पर भेजने। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट सल्फर आयोडीन थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन साइकिल। तो हाल ही में रिसर्चर्स जो IIT दिल्ली के हैं उन्होंने सक्सेसफुली स्प्लिट किया है वाटर को बाय प्रोसेस नॉन एज सल्फर आयोडीन थर्मल केमिकल हाइड्रोजन साइकिल, जिसके तहत क्या बेनिफिट होंगे। तो लो कॉस्ट क्लीन हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन फ्यूल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले समय में हो सकता है, जस्ट लाइक लिथियम बैटरी, क्योंकि आने वाले समय में हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स आने वाली है। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें हाइड्रोजन अवेलेबल हो। हाइड्रोजन तभी अवेलेबल होगा जो वाटर मॉलिक्यूल्स उनको ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन को निकाला जाए, लेकिन उसमें कॉस्ट काफी ज्यादा लगता है, टेक्नोलॉजी कम है, तो इसीलिए इस पर काम और रिसर्च चल रहा है। और एक ब्रेक थ्रू आप देख सकते हो IIT दिल्ली की तरफ से आया है, जिन्होंने बेसिकली सेपरेट करने के लिए लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आई है। तो अगर हम साइकिल की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें नेट रिएक्टेंट वाटर होते हैं, नेट प्रोडक्ट्स आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
और इट माइट प्रूव फेवरेबल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन ए लार्ज स्केल। अच्छी बात है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, इट इज अबाउट धेकियुजुली। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मार्टिन टाउन विजिट किए हैं धेकियुजुली इन असम में। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये लोकेशन, आपको याद रखना है कि कहाँ पर है और क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इस लोकेशन के बाद। तो अगर धेकियुजुली की बात करें तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड रीजन है ये 1942 का, जहां पर असम फ्रीडम फाइटर इन्होंने अपने जीवन त्याग दिए थे इस मूवमेंट के समर्थन में। और इट इज ऑल्सो होम टू तिलेश्वरी बरुआ, जो यंगेस्ट मार्टर कह सकते हैं, सिर्फ 12 साल की उम्र था, ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। आप देख सकते हो कितनी कम उम्र में कितना ज्यादा नेशनलिज्म की भावना लोगों में उस समय मौजूद थी, ये एग्जाम्पल है आपका। तो अर्लियर पीएम ऑल्सो विजिटेड शिव सागर जेरेंगा पोठा, अनदर प्लेस ऑफ हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस इन असम। और एट जेरिंगा पोठा 17th सेंचुरी अहोम प्रिंसेस जोयमती इन्होंने सेक्रीफाइस किया था लाइफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट किरण। तो क्या कंटेक्स्ट है, तो ये मेंटल हैबिलिटेशन हेल्पलाइन आप कह सकते हो, जिसके तहत अर्ली सपोर्ट, अर्ली स्क्रीनिंग, फर्स्ट एड, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल वेलबींग, ये सब प्रदान किए जाते हैं सो दैट सही समय पर इलाज शुरू हो सके, सो दैट जो लाटर फेज होता है मेंटल डिस्ट्रेस का, उसमें से जाने से व्यक्ति को रोका जाए। सर्विसेज जो ऑफर किए जाते हैं किरण के तहत तो 13 लैंग्वेजेस में है और ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा नहीं, इट इज ए मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और एज पर द रिसेंट रिपोर्ट 70% कॉलर्स टू किरण वेयर मेन और 32% ऑफ दोज हु रीच्ड आर स्टूडेंट। तो काफी ज्यादा चिंता के विषय है, स्टूडेंट्स के द्वारा फोन कॉल आ रहा है। मेजर चैलेंजेस फेस बाय द कॉलर्स वर रिलेटेड टू एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब की प्रॉब्लम चल रही है आजकल। तो मैं एंग्जाइटी डिप्रेशन ना जाने कितने लोगों के पास मौजूद है, तो ये रिपोर्ट भी आपको बता रहा। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट युद्ध अभ्यास 20, एनुअल बायलैटरल जॉइंट फैमिली एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए के द्वारा, ये आपको याद रखनी है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की आर्टिकल। होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।